If you don't find a way to make money while you sleep, then you will have to work until you die. ये बात कही है दुनिया के सबसे मशहूर इन्वेस्टर वॉरेन बफेट ने। इन्वेस्टिंग की दुनिया में वैसे तो कई दिग्गज इन्वेस्टर्स आकर चले गए, लेकिन शायद ही कोई है जो एक्चुअल में बफेट जितनी वेल्थ और फेम हासिल कर पाया हो। वॉरेन बफेट के बारे में आज इन्वेस्टिंग की दुनिया से जुड़ा हर शख्स जानता होगा। बफेट अमेरिकन बिजनेस टाइकून, फिलैंथ्रोपिस्ट और इन्वेस्टर हैं। वो बर्कशायर हैथवे के चेयरमैन और सीईओ हैं जो 60 से भी ज्यादा कंपनीज ओन करती है। इन कंपनीज के लिस्ट में कई जाने पहचाने नाम हैं, जैसे कि एप्पल, अमेरिकन इंश्योरेंस कंपनी जेको, बैटरी मेकर ड्यूरासेल और रेस्टोरेंट चेन डेयरी क्वीन। बफेट अराउंड $101 बिलियन की नेटवर्थ के साथ वर्ल्ड के रिचेस्ट लोगों में आते हैं। शायद ये सभी बातें पूरी दुनिया जानती है, लेकिन बहुत कम लोग ये जानते हैं कि आखिर वॉरेन बफेट, जिन्हें पॉपुलरली द सेज ऑफ ओमाहा भी कहा जाता है, उनकी इन्वेस्टमेंट मेथडोलॉजी कैसी थी, वो कितना रिस्क लेते थे और उनके रिटर्न्स का राज क्या था। हम CFA इंस्टीट्यूट द्वारा पब्लिश फाइनेंशियल एनालिस्ट जर्नल की एक आर्टिकल जिसका नाम है बफेट्स अल्फा, इसकी मदद से वॉरेन बफेट की इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी को बहुत ही इंटरेस्टिंग नंबर्स के साथ डीकोड करेंगे और साथ ही साथ उसको बाकी प्लेयर्स के साथ कंपेयर करने की कोशिश भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहले आपको कुछ टेक्निकल टर्म्स का मतलब समझा देती हूँ। सबसे पहला है इंफॉर्मेशन रेशियो। इंफॉर्मेशन रेशियो को अगर सिंपल लैंग्वेज में समझें तो कोई भी पोर्टफोलियो मार्केट से कितने ज्यादा रिटर्न्स दे पा रहा है कंसिडरिंग द वॉलेटिलिटी ऑफ द पोर्टफोलियो, यानी कि किसी भी पोर्टफोलियो की वॉलेटिलिटी को कंसिडर करने के बाद वो पोर्टफोलियो मार्केट से कितने ज्यादा रिटर्न्स अपने इन्वेस्टर्स के लिए जनरेट करता है, उसे हम इंफॉर्मेशन रेशियो कह सकते हैं। पोर्टफोलियो को मार्केट से कंपेयर करने का मतलब कि बेंचमार्क इंडेक्स से कंपेरिजन, जैसे हमारे यहाँ है निफ्टी 50 या फिर सेंसेक्स, ये जितना ज्यादा हो उतना अच्छा माना जाता है। दूसरी इंपॉर्टेंट टर्म है शार्प रेशियो। शार्प रेशियो इन्वेस्टर्स को एक आइडिया देता है कि उनको अपने इन्वेस्टमेंट पर लिए गए रिस्क के अगेंस्ट कितना एक्सेस रिटर्न मिला है। अगर किसी फंड का शार्प रेशियो ज्यादा होता है तो उसका मतलब है फंड अपने इन्वेस्टमेंट में जो रिस्क ले रहा है उसके कंपैरिजन में फंड काफी अच्छे रिटर्न्स भी जनरेट कर रहा है, इसलिए ये जितना ज्यादा हो उतना अच्छा माना जाता है। दूसरे दो पैरामीटर्स जो एक इन्वेस्टर को पता रहने चाहिए वो है अल्फा और बीटा। अल्फा का मतलब है कि एक स्टॉक या फंड बेंचमार्क इंडेक्स के कंपैरिजन में कितने एक्सेस रिटर्न्स जनरेट कर पाता है, यानी कि अगर निफ्टी ने 10% रिटर्न्स दिए और स्टॉक ए ने 12%, तो स्टॉक ए का अल्फा होगा 2%। बीटा का मतलब होता है कि एक स्टॉक या फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स के कंपैरिजन में कितना वॉलेटाइल है, यानी कि अगर निफ्टी में 2% का चेंज आता है और स्टॉक ए में 4% का, तो स्टॉक ए का बीटा होगा 2 टाइम्स। और एक बात, जब भी हम एक लेवरेज इन्वेस्टमेंट या लेवरेज फर्म की बात करते हैं तो उसका मतलब होता है कि उस इन्वेस्टमेंट के लिए मार्केट से पैसे बोरो किए गए हैं। आसान भाषा में उधार लेकर इन्वेस्टमेंट करने को ही लेवरेजिंग कहते हैं। और लास्ट में हम आपको क्वांट या फैक्टर इन्वेस्टिंग के बारे में कुछ बताना चाहेंगे। क्वांट या फैक्टर इन्वेस्टिंग में एक प्री डिसाइडेड क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग स्टॉक्स को फिल्टर किया जाता है, जैसे कि वैल्यू फैक्टर में हम लो प्राइस टू अर्निंग या लो प्राइस टू बुक स्टॉक सिलेक्ट करते हैं। क्वालिटी फैक्टर में हम हाई ROE, ROCE, मार्जिन स्टॉक सिलेक्ट करते हैं और मोमेंटम फैक्टर में हम वो स्टॉक सिलेक्ट करते हैं जिनका प्राइस मोमेंटम बहुत ज्यादा है। इस पेपर के अकॉर्डिंग बफेट के सारे रिटर्न्स क्वालिटी और वैल्यू फैक्टर्स पे बेस्ड हैं। इसको हम आगे डिटेल में कवर करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि बफेट को लोग बेस्ट इन्वेस्टर ऑफ आवर टाइम्स क्यों मानते हैं। अब अगर आप बफेट के रिटर्न्स का ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे तो आपको भी शायद फोमो होने लगेगा। अगर आपने अक्टूबर 1976 में बर्कशायर हैथवे में $1 इन्वेस्ट किया होता तो मार्च 2017 में आपको $3,685 मिलते, यानी कि ऑलमोस्ट 41 ईयर्स के पीरियड में अराउंड 22.18% का CAGR। इस पीरियड में बर्कशायर हैथवे ने अपने इन्वेस्टर्स को US के ट्रेजरी बिल्स के कंपैरिजन में 18.6% के एक्सेस एवरेज एनुअल रिटर्न्स दिए थे, जबकि उसी समय ओवरऑल स्टॉक मार्केट ने सिर्फ 7.5% के एक्सेस एवरेज एनुअल रिटर्न्स दिए। लेकिन अक्टूबर 1976 से मार्च 2017 के बीच बर्कशायर हैथवे के स्टॉक की वॉलेटिलिटी 23.5% थी, जबकि मार्केट की वॉलेटिलिटी 15.3% थी। हालांकि जैसा कि हमने अभी देखा, हाईली वॉलेटाइल होने के साथ बर्कशायर ने काफी अच्छे रिटर्न्स भी दिए। इसलिए 1976 से 2017 के बीच बर्कशायर का शार्प रेशियो 0.79 था, जबकि मार्केट का शार्प रेशियो 0.49 था, यानी कि बर्कशायर हैथवे ने ज्यादा रिस्क के साथ हाई रिटर्न्स भी दिए। तो
अब आप सोच रहे होंगे कि बफेट ऐसा तो क्या मैजिक करते हैं कि वो इतने ज्यादा एक्सेस रिटर्न्स जनरेट कर पाते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट्स पर। वेल, अगर आप किसी भी वैल्यू इन्वेस्टर से पूछोगे तो काफी चांसेस हैं कि उनका मानना होगा कि वॉरेन बफेट के हायर रिटर्न्स के पीछे की स्ट्रैटेजी है बाय लो एंड सेल हाई, और ऑफ कोर्स बहुत सारा पेशेंस। ये शायद सच भी है, लेकिन इसके अलावा कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं जो उनकी इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी को लेके आपके सभी थॉट्स को हिला देंगे। आइए देखते हैं। फाइनेंशियल एनालिस्ट जर्नल में पब्लिश करने वाले रिसर्चर्स ने अपने स्टैटिस्टिकल मॉडल से बफेट की स्ट्रैटेजी को डिकोड करने की कोशिश की तो उन्हें कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग फाइंडिंग्स मिली। उन्होंने पाया कि बफेट के ऑलमोस्ट सारे रिटर्न्स क्वालिटी और वैल्यू फैक्टर्स एक्सप्लेन कर सकते हैं। बफेट काफी लेवरेज पोजीशंस लेते थे जिनसे उन्हें ज्यादा रिटर्न्स के साथ साथ ज्यादा रिस्क भी लेना पड़ता था। रिसर्च पेपर बफेट्स अल्फा में रिसर्चर्स ने क्वालिटी और वैल्यू फैक्टर्स के बेसिस पे एक लेवरेज बफेट स्टाइल पोर्टफोलियो बनाया और उसको बर्कशायर हैथवे के पोर्टफोलियो से कंपेयर किया। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि बफेट स्टाइल पोर्टफोलियो ऑफ स्टॉक्स ने बर्कशायर हैथवे के पोर्टफोलियो को बीट किया, लेकिन अगर आप ट्रेडिंग कॉस्ट और टैक्सेस को फैक्टर करेंगे तो ये दोनों पोर्टफोलियोज ऑलमोस्ट सिमिलरली मूव कर रहे हैं। अब बात करते हैं बीटा की। बर्कशायर का बीटा 1 से कम था, लेकिन उसी समय उनका अल्फा काफी ज्यादा था, यानी कि कम वॉलेटिलिटी और हाई रिटर्न्स। इसका एक रीजन ये भी हो सकता है कि वो लार्ज कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना प्रेफर करते हैं। एक दूसरी मजेदार बात यह है कि बफेट कभी भी मार्केट में चल रहे ट्रेंड्स के पीछे नहीं भागते हैं। एक नॉर्मल रिटेल इन्वेस्टर के साथ यही प्रॉब्लम होती है कि वो ट्रेंड फॉलो करने के चक्कर में बिना प्रॉपर रिसर्च किए इन्वेस्ट कर देता है। इसके अलावा कुछ ऐसे पीरियड्स थे जहां बफेट को ड्रॉडाउन फेस करने पड़े। फॉर एग्जाम्पल 30 जून 1998 से 29 फरवरी 2000 तक बर्कशायर हैथवे का पोर्टफोलियो 44% डाउन था, लेकिन सेम पीरियड में मार्केट 32% ऊपर था। ऐसे में किसी भी नॉर्मल फंड मैनेजर की तो जॉब चली जाए, लेकिन यहाँ वॉरेन बफेट की बात चल रही है। वो लंबे समय तक अपने कन्विक्शंस पे स्टिक करते हैं और तभी लॉन्ग टर्म वेल्थ जनरेट कर पाए हैं। कुछ लोगों का मानना है कि स्टॉक सिलेक्शन से ज्यादा बफेट का बिहेवियर एक कंपेटिटिव एडवांटेज था। वो खराब सिचुएशंस में डरते नहीं थे और अच्छी सिचुएशंस में एक्साइट नहीं होते थे। जब रिसर्चर्स ने बर्कशायर हैथवे की बैलेंस शीट को ठीक से पढ़ा तो उन्हें पता लगा कि इतने स्टेबल और अच्छे बिजनेसेस में इन्वेस्टमेंट करने के बावजूद इतनी हाई वॉलेटिलिटी के पीछे का मेन रीजन था लेवरेज। जी हाँ, बफेट बड़े ही स्मार्टली लेवरेज का इस्तेमाल करके अपने रिटर्न्स मैक्सिमाइज करते आए हैं। बफेट अपने फिनोमिनल रिटर्न्स जनरेट करने के लिए कुछ हद तक लेवरेज यानी कि लोन लेकर इन्वेस्टमेंट भी करते थे, लेकिन ऑफ कोर्स इससे जितना ज्यादा रिटर्न्स का पोटेंशियल बढ़ता है उतना ही ज्यादा रिस्क भी। खैर, बफेट ने तो लेवरेज यानी कि हाई रिस्क पर हायर रिटर्न्स कमाने के आर्ट को शायद मास्टर कर लिया है। अब बात करते हैं एक और इंटरेस्टिंग इनसाइट की। अगर आप बर्कशायर हैथवे के रिटर्न्स को देखते हैं तो आप उसको ब्रॉडली 3 एंगल से एनालाइज कर सकते हैं। फर्स्ट, उनके द्वारा ओन्ड पब्लिकली ट्रेडेड कंपनीज की परफॉर्मेंस। सेकंड, उनकी प्राइवेटली ओन्ड कंपनीज की परफॉर्मेंस। और थर्ड, उनका लेवरेज यूज करने का तरीका। लेवरेज की बात तो हमने कर ली, बात करते हैं बाकी दोनों कैटेगरीज की। अब पब्लिकली ट्रेडेड कंपनी से मिलने वाले रिटर्न्स तो बफेट की स्टॉक सिलेक्शन एबिलिटी को दर्शाते हैं, वहीं उनकी प्राइवेटली हेल्ड कंपनीज के रिटर्न्स को देखें तो वो बफेट की मैनेजरियल स्किल्स का एक प्रॉक्सी हो सकते हैं। वैसे तो दोनों ही पार्ट्स, बफेट की पब्लिक लिस्टेड कंपनीज और प्राइवेट कंपनीज ने मार्केट को अच्छे रिटर्न से बीट किया है, लेकिन अगर इन दोनों का अलग अलग एनालिसिस करते हैं तो हमें यह पता लगा कि बफेट के पब्लिक स्टॉक्स के पोर्टफोलियो का शार्प रेशियो उनके प्राइवेट कंपनीज के पोर्टफोलियो से ज्यादा था, यानी कि बफेट के पब्लिक स्टॉक्स ने बेटर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स दिए हैं। इससे हमें पता लगता है कि बफेट की स्टॉक सिलेक्शन स्किल्स उनकी मैनेजरल स्किल्स से कहीं ज्यादा बेहतर थी और उनके सक्सेस में इस फैक्टर का बहुत बड़ा रोल है। किसी भी इन्वेस्टर को एक अच्छी इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी के साथ जुड़े रहना चाहिए और बफेट के केस में वो था लेवरेज का सही इस्तेमाल करके सेफ, हाई क्वालिटी, चीप स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट्स और लंबे समय तक होल्ड करके रखना। तो आखिर यही है बफेट की इन्वेस्टिंग का सीक्रेट सॉस। आशा करते हैं आपको बफेट की इन्वेस्टिंग स्टाइल का ये डिटेल ब्रेकडाउन इंटरेस्टिंग लगा होगा। अगर हाँ, तो इस वीडियो को लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। स्टॉक मार्केट, इकोनॉमी और बिजनेस से जुड़े ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाय बाय। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.